नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परीक्षा ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा वीडियो सीरीज मल्टीपल क्वेश्चन और हम एक के बाद एक संचार से संबंधित वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। मेरा हमारा पहला प्रश्न, तत्क्षणिक परिवेश में दृश्य तथा अन्य अन्योन्य विषय वस्तु के साझा पर्यालोकन हेतु साधनों की पहचान कीजिए। उन साधनों की पहचान करना है इस क्वेश्चन में हमको कि क्लासरूम या लर्नर के लिए तत्काल दृश्य सामग्री के रूप में उपयोग की जाते हैं। और यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सही कौन सा आएगा? ए नंबर, आभासी श्वेत पट, स्लाइड दिखाना, मतदान और प्रश्नोत्तरी, ये सही आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रभावी संप्रेषण के अवरोधों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के उन बैरियर्स को, उन बाधाओं को हम यहाँ पे क्रम से सजाएंगे और नीचे सही उत्तर का चयन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका शारीरिक बाधा। शरीर संबंधी बाधाएं प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक हैं। प्रत्यक्षित, इसके बाद आएगा, इसके बाद संवेगात्मक, सांस्कृतिक और अर्थगत। अर्थगत बाधा सबसे अंतिम अनुक्रम में रहेगा। तो इसका आंसर सही कहां पे हम लोग देखेंगे? यहां विकल्प के अंदर ए नंबर, ए बी सी डी और ई, ये इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। इंटरनेट आधारित संचार होता है। कैसा होता है इंटरनेट आधारित संचार? हम देखेंगे यहां। विमुक्त, अंतर्निर्भर, अन्योन्य क्रियात्मक, स्वचालित, व्यापक। और इन सब का उत्तर यहाँ पे नीचे हम लोग दे सकते हैं। उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा? इंटरनेट, जिसको हम लोग कहते हैं WW, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? व्यापक रेंज है इसका। एक तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये क्या है? स्वचालित है, ऑटोमेटिक। सी भी सही होगा यहाँ पे, अन्योन्य क्रियात्मक। तो जिस विकल्प में सी और डी और ई है वो सही होगा। सी, डी और ई, जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसका सही आंसर होगा। विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप होगा। स्पेशल क्लास कम्युनिकेशन के पश्चात क्या होगा? विद्यार्थी का अध्यापन संस्थाकरण होगा, या उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्धि बढ़ेगी, विद्यार्थियों के केंद्र क्षेत्र में परिवर्तन होगा, या सहमति का निर्माण होगा। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा यह है उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्धि। इसके बाद हम फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गैरवाचिक संप्रेषण के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? गैरवाचिक, मुख्य रूप से हम संप्रेषण को दो भागों में देखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या पहचान है उसको हम देखेंगे। मनोहर स्वर नॉन वर्बल में क्या होता है? इसमें चेहरे की हाव भाव, संकेत, भाव भंगिमाएं, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। तो ये तो हो नहीं सकता। मनोहर स्वर, भंगिमाएं,
ये हो सकता है। संकेत, जिसको हम लोग इशारे कहते हैं, ये भी सही है। ये गैरवाचिक संप्रेषण के रूप में इसको जाना जा सकता है। चेहरे की अभिव्यक्तियां और जोरदार अभिवादन, तो इसका सही आंसर होगा जिस ऑप्शन में बी, सी और डी है। तो किस ऑप्शन में बी, सी और डी है? ऑप्शन नंबर डी, बी, सी और डी, ये सही आंसर है। छह को देखेंगे हम लोग। मीडिया संदेशों में निम्नलिखित में से किसकी विविध परतें होती हैं? किसके विभिन्न प्रकार के परतें होते हैं? ए विकल्प में है अत्यधिकीकरण, सम्मिश्रण, प्रतिरोध, बहुरूपी आशय, और डी है प्रतिबंधक अनुष्ठान। इसका सही आंसर होगा मीडिया संदेशों में बहुरूपी आशय में विविध परतें होती है। संप्रेषी अक्षमता का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? संप्रेषण में कमियों के जो मुख्य बिंदु हैं, ये विकल्प में से कौन है? विकल्प नंबर ए, व्यक्तिगत अनुतोषण की इच्छा। विकल्प नंबर बी, समपरिचित संबंधों के निहितार्थ। सी, समकक्षों का दबाव, और डी, सीमित ज्ञान। तो यहाँ पे कमियां क्या है संप्रेषण की, उसको देखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा सीमित ज्ञान। जनसंचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मास कम्युनिकेशन से संबंधित कौन से कथन सही है? क्या संदेश गैर वृत्तकों द्वारा तैयार किए जाते हैं? बी, संदेश वृत्तकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। सी, संदेशों का तेजी से प्रसारण किया जाता है। डी, संदेशों से अपेक्षा की जाती है कि वो बोधगम्य हो। ई, मीडिया के आग्राहक समांगी होते हैं। नीचे विकल्पों का उत्तर देना है, सही उत्तर कौन सा है? तो मास कम्युनिकेशन किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में जो एक कथन है वो कौन सही है? मास कम्युनिकेशन सामूहिक रूप से किया जाता है, जो जनसंचार कहते हैं, और ये संदेशों का तेजी से प्रसारण किया जाता है इसमें। सी नंबर, एक तो ये सही होगा। और संदेश, डी नंबर, संदेशों से अपेक्षा की जाती है कि वे बोधगम्य हो, यानी कि संदेश ऐसे हो कि लोगों को, जो जनता है, उनको समझ में आए। बी नंबर है संदेश वृत्तकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो जिस ऑप्शन में बी, सी और डी है वो सही आंसर होगा। तो यहाँ पे नंबर सी, ऑप्शन बी, सी और डी, ये इसका सही आंसर है। फिर है संप्रेषण में व्यक्ति के कथन का अभिप्राय निम्न में से किससे है? विकल्प ए, विश्व के बारे में धारणा। बी, किसी संदेश पर अभ्यांतरिक अनुक्रिया। सी, निग्रह के लिए संदेशों को सम्मिलित करना, और डी, केवल बाह्य अनुक्रिया। तो यहां कहा जा रहा है कि संप्रेषण जो है वो किस पर्पस के लिए है? तो डी तो नहीं हो सकता, बाह्य, केवल बाह्य अनुक्रिया के लिए नहीं है। सी भी नहीं है, क्योंकि निग्रह के लिए संदेशों को सम्मिलित करना, निग्रह यानी कि अलग होने के लिए संदेशों को सम्मिलित करना, ये भी सही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। किसी संदेश पर अभ्यांतरिक अनुक्रिया, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों, अपने भावों को प्रकट करने के लिए संप्रेषण करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, किसी संदेश पर अभ्यांतरिक अनुक्रिया। संचार में सूचना प्रक्रमण के सही अनुक्रम को चिन्हित कीजिए।
विकल्प ए है आदान, बी प्रतिफल, दत्त प्रविष्टि, डी संसाधन और भंडारण। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, इसके बाद उसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा। यहाँ पे इस प्रक्रिया को हम लोग सजाएंगे और नीचे इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे संचार में सूचना प्रक्रमण की 5 चरण है। इन 5 चरणों को देखेंगे कि कौन सा चरण पहले आता है। आदान ये पहले आएगा क्योंकि सूचना भेजने वाला संदेश भेजने वाला होगा, वो आदान है। दत्त प्रविष्टि यानी कि डाटा, किस माध्यम से संदेश को भेजा जा रहा है, मतलब कौन सी भाषा में भेजा जा रहा है। संसाधन, इसके बाद आएगा भंडारण और प्रतिफल यानी कि उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, पहले आदान, प्रतिफल, आदान, दत्त की प्रविष्टि, संसाधन, भंडारण और प्रतिफल।